उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये एक ऐसा टॉपिक है आपका, आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपके यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, आपको राष्ट्रीय आय से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को हम लोग इंग्लिश में नेशनल इनकम बोलते हैं। और आज हम इस टॉपिक को इतने बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आता है तो आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देख लिया, क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष, जो आपका वित्तीय वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए राष्ट्रीय आय के बारे में आपको ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? ये जो आपकी एक वित्तीय वर्ष में जो भी चीज़ें होती हैं, उत्पादित अंतिम वस्तु यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, उनकी सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की क्या होती है? बराबर होती है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय से अगर आपके सूत्र पूछा जा सकता है अगर आपके पेपर में, तो ये भी आपको पता रखना है कि राष्ट्रीय आय का सूत्र होता है, राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय बराबर आपका हो जाएगा घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय का आपका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, ठीक है, यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के अगर आपसे पूछा जाए जन्मदाता किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक का हो जाएगा। तो आपके जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जो आपके जन्मदाता हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, साइमन कुजनेट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइमन कुजनेट्स जी का नाम आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है, यानी नेशनल इनकम जो आपकी कमेटी के अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना 1949 की बात कर रहा है और किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा कौन नियुक्त हुए थे? तो इनका नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना, पीसी महालनोबिस जी। कौन है? पीसी महालनोबिस जी। आगे देखते हैं। पूछ सकता है आपसे भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। यही कारण है आपका मुख्य क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर का क्या है? मंद होने का मुख्य कारण आपका कौन सा है? याद रखना सीधा सा आप लोग, जनसंख्या में वृद्धि की ऊंची दर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र यानी बचत यानी सेविंग्स सर्वाधिक योगदान करता है? तो याद रखना जो आपकी अर्थव्यवस्था है भारत में, उसमें जो बचत के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान आपका कौन से देता है? तो याद रखना आपका घरेलू क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा बचत में योगदान करता है। फिर आपसे पूछ सकता है भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो याद रखना घरेलू बचतों में जो आपका सर्वाधिक हिस्सा है वो आपका किसका हो जाएगा? भौतिक परिसंपत्तियों का, यानी फिजिकल एसेट्स का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये आपके बीपीएससी 4.0 की परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है, इसलिए क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो याद रखना पर कैपिटल इनकम जो है सबसे कम आपकी कहाँ है? तो याद रखना ये आपके बिहार में, वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट करके कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं, इनको समझते हैं। कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखना सर्वप्रथम आपकी जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी ये आपके दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने सर्वप्रथम आपकी राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और किस समय की थी? तो टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, 1867 से 1868 में किया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय क्या बताई थी? वो 20 रुपये बताई थी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी चार्ट में दे रखी हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लेना फिर से। आगे देखते हैं। फिर क्या आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखना, औसत प्रति व्यक्ति सबसे कम आपके बिहार में और सबसे अधिक, यही दो क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो याद रखना, गोवा में जो है प्रति व्यक्ति आय आपकी सर्वाधिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय आपकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है लोगों की। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, ये आपके सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है आपके राष्ट्रीय आय समको का आकलन किया जाता है, ठीक है। जो भी आपके नेशनल इनकम स्कोर्स हैं, उसका आकलन अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको आपसे शॉर्टकट में CSO के नाम से भी पूछ सकता है। तो याद रखना सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर किसी नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया था, ठीक है। जो भी आपकी CSO थी उसको जो है आपके NSSO में विलय करके किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था? तो याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? याद रखना हिंदू ग्रोथ रेट जो है आपका ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। फिर कह रहा है MCA 21 यानी मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखना ये आपके कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है आरंभ किया गया था। याद रखना मिशन मोड प्रोजेक्ट किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो याद रखना कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा। फिर आपसे पूछ सकता है खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय जो आपका Y होता है, इससे क्या तात्पर्य है? देखते हैं, इससे तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा, C+I+G ब्रैकेट में X - M। इन सारे अक्षरों का मतलब क्या है तो आगे समझते हैं। सबसे पहले आपसे खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है, C+I+G प्लस ब्रैकेट में X - M। अब इन सारे शब्दों का अर्थ क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले उपभोग का मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसमें से C, ठीक है। I का मतलब आपके क्या हो जाएगा, सकल निवेश जो आपका, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है सरकारी व्यय, तो सरकारी व्यय का मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका G हो जाएगा, गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है निर्यात, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट होता है ना निर्यात, तो ये आपका X हो जाएगा। और आयात होता है इम्पोर्ट, यानी ये आपका हो जाएगा M, ठीक है। इन सारे अक्षरों का आपने मतलब भी समझ लिया होगा, ठीक है। अब C का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कंजप्शन। फिर आपसे पूछ रहे हैं जो आपका I था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। G का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है। X का मतलब हमने बता ही दिया था, एक्सपोर्ट। और M का मतलब आपका इम्पोर्ट यानी निर्यात और आयात, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इन सारी चीज़ों का मतलब समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है जो आपका सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो याद रखना जो आपका GDP के आधार पर अगर पूछा जाए विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपकी भारत हो जाएगी, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं मुद्रास्फीति या मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इसको हम लोग नॉमिनल GDP बोलते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो याद रखना ये आपके सर्विस सेक्टर में प्राप्त होता है। किसका सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस, अगर आपसे पूछा जाए किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो याद रखना ये आपके सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से
प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अब सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ज़रूर आप लोग इनको, अगर नई चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोग ज़रूर इनको लिखते रहिए। फिर आपसे पूछ रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत योगदान है। तो याद रखना जो भी आपकी राष्ट्रीय आय होती है इसमें आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अगर आपसे बोला जाए कितना प्रतिशत है तो याद रखना ये आपके 46% योगदान है इसका, आपके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आपकी राष्ट्रीय आय में। फिर आपसे पूछ सकता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग GNP बोलते हैं, क्या है। तो याद रखना ये आपका राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। फिर आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी। तो ये भी याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण डेट ये हो जाएगी 1950 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो याद रखना C रंगराजन समिति की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। फिर आपसे पूछ सकता है GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है। तो याद रखना ये आपका 2011 और 2012 कर दिया गया है। फिर आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का प्रतिपादन भारत में किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना ये आपके VK राव के द्वारा किया गया था। कौन से वर्ष में, 1931 से 1932 में, ठीक है। आगे देखते हैं जो आपका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है आज की क्लास का। आपसे कह रहा है अर्थव्यवस्था में ब्राह्य मूल्य से क्या तात्पर्य है। तो ब्राह्य मूल्य से आपका तात्पर्य ये हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों का सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम, यही आपका ब्राह्य मूल्य से अर्थव्यवस्था में इसका तात्पर्य है। आगे देखते हैं जो आपके लिए नोट करके एक पॉइंट दे रखा है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए क्या कहता है। तो ये आपसे कहता है कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी इस टॉपिक का समझ लीजिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके PC महालनोबिस के जन्मदिन पर जो है, उन्हीं के जन्मदिन पर जो है आपके 29 जून को प्रतिवर्ष आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लोग, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कर देना। और अब इस टॉपिक से आपके जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं या आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे हम क्वेश्चन आपको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। जो भी आपके अभी तक नेशनल इनकम से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।